ये रहे आप सभी के पेपर जो कि अपन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे यार देख लो। एंड कल आप लोग यानी कि कल है 4 जनवरी, आप लोग चौंकने वाले हो क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशंस मिली है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जितने भी आपके, पहले तो इस पेपर को सॉल्व कर लो, क्योंकि इस पेपर से आपके 26 जिले कवर हो रहे हैं। तो किसी का भी जिला इसमें इंक्लूड हो सकता है, तो इस पेपर को देख लो। उसके बाद एक सर से अभी बात हो गई है, पूरे जितने भी जिलों में पेपर आने हैं सभी के क्वेश्चंस मंगा लिए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे थोड़ी देर में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट। हमारे पास नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। एंड देन हमें इस वीडियो से चाहिए है, हर बच्चे से सब्सक्राइब चाहिए है ना। अगर हर बच्चा सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यार फिर क्या ही मन करे, है ना। अपन लोग रात रात भर वीडियो बना रहे, सॉल्यूशन बना रहे, एंड देन सपोर्ट ना मिले तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना। इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दिया करो एंड शेयर वगैरह कर दिया करो। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके हर वीडियो की। गाइज यहाँ पर अपन लोगों ने यहाँ ये सॉल्व कर लिए थे, ये पूरे सॉल्व कर लिए थे ऑब्जेक्टिव। अब आती थी बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी कि अपना पार्ट 2। ओके गाइज, यहाँ से अपन को क्वेश्चंस करने हैं कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सड़क से बर्फ हटाने में CaCl2 का उपयोग क्यों किया जाता है, CaCl2 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी का ये रहा, ठीक है, इस कॉपी में रहा आप सभी का आंसर, ठीक है। देखो गाइज ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सभी जिलों से ये केमिस्ट्री का पेपर आपका ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, सड़कों पे बर्फ हटाने में CaCl2 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सड़कों पर हमें बर्फ पर CaCl2 या NaCl और जूम कर लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सड़कों पर जो बर्फ CaCl2 या NaCl छिड़कने से जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है एवं सड़कों पर जमी बर्फ साफ हो जाती है। समझ में आया। और आपको पता भी चल गया होगा कि CaCl2 और NaCl क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से बर्फ पिघल जाती है, ठीक है। इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, सड़कों पर NaCl का और CaCl2 का प्रयोग करते हैं। हो गया। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थिर अवस्था मिश्रण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बता दें कि स्थिर अवस्था की जगह आपका पता क्या आना है, यहाँ पर आपका इसकी जगह आना है कि स्थिर क्वांति, ठीक है, स्थिर क्वांति। मेन क्वेश्चन ये है, वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया गया है, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है। आपको क्या लिखना है कि वे द्विअंगीय मिश्रण जिनकी द्रव्य और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन समान होता है तथा जो निश्चित ताप पर उड़लता है, ठीक है, उसे एक स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। और इसके प्रकार, एक नंबर का ये हो गया, अब एक नंबर का ये, दो प्रकार, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। गाइज आप सभी को एक और चीज़ बता दें, आपको लिखना भी इसी प्रकार है पेपरों में कि बिल्कुल परफेक्ट ऐसी लाइन खींचनी है। क्वेश्चन नंबर 5 या अथवा लिख रहे हो तो यहाँ पर अथवा डाल देना है, एंड फिर उधर से ऐसे क्वेश्चन लिखने नहीं, फिर 2 से 3-4 लाइनें छोड़नी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 डाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आनी चाहिए कि ये कलर उपयोग नहीं करना वहाँ पर, ठीक है, पेन यूज़ करना है, ओके। कलर वगैरह यूज़ नहीं करना कि आप बोलो कि भैया आपने तो कलर बताया था तो हम कलर यूज़ करने पहुंच गए, ठीक है। ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम राइट्स ओम्स लॉ, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, ये क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है ना। आपने देखा होगा अभी केमिस्ट्री के पेपर में भी आया था, तो एंड देन वो फिजिक्स के पेपर में भी आया था, एंड देन कुछ इसके भी पेपर में आएगा, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के। ओम का नियम, तो ओम के अनुसार, जो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। कैसी होती है, समानुपाती होती है। इसका सूत्र भी लिख लेना है, V = IR, और एक बॉक्स में बंद कर देना है, पेन से ही करना, ठीक है, पेन से ही करना, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना आराम से, इजी वे में, बहुत इजी डेफिनेशन में। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलरास क्या है, कोई एक लाभ लिखिए।
तो गाइज ये रहा कोलरास का नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इनकी धनायनों तथा ऋणायनों की मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। एंड इसके बाद ये वाला आप लिख सकते हो समीकरण। ठीक है, फाइनली ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत अपघटन की नियम लिखिए। क्या है फैराडे के विद्युत अपघटन की नियम? इसके दो नियम है ना। फैराडे का प्रथम नियम लिखना है अपन को पहले, तो मतलब इसमें फैराडे का कौन सा वजह, विद्युत अपघटन का नियम, तो ये रहा। ठीक है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। एंड देन इसके बाद ये रहा। ठीक है, इसके बाद तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं मानक हाइड्रोजन वगैरह वाले। ओके, तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है। एंड देन आपको ये लिख देना है, एंड देन W बराबर ZIT, जहाँ पर Z समानुपाती स्थिरांक है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि LiBr के जलीय विलयन की अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात कीजिए। लिथियम तथा बेरिलियम आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः 38.75 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 78.40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, मतलब टफ, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है। तो गाइज ये रहा इसका आंसर। ठीक है, LiBr वाले का सिंपल फॉर्म में लग देना है, Li का फॉर्म, और जो Br की जो हमें Li कितना दिया गया, हमें Li दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ ये रहा। ठीक है, ओके, Li हमें कितना दिया गया है 38.7 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और Br दिया गया है 78.40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और LiBr जब इसे हम प्लस करेंगे देन हमारा आंसर आएगा। कितना क्वेश्चन कितना अजीब था ना, आप लोग क्वेश्चन ही देख लो यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इधर पे क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ पर कितना ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था ना, लेकिन कितना बस प्लस करना था, दोनों की वैल्यू देखनी थी और देन प्लस करना था, आ गया था आंसर। लेकिन कितना लेवल पर बना दिया था यार, है ना। यही है डर, लेकिन यही चीज़ तो अपन को हटाना है ना। चलो, जाइसे लवण क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। तो गाइज ये रहा इसका आंसर, जाइसे लवण क्या है। तो जाइसे लवण एक ऐसी प्लेटिनम धातु का कार्बधात्विक संकर है। यह पाइबंद युक्त यौगिक बनाता है। इसकी संरचना का समतलीय होती है। एंड देन ये संरचना रही, एंड देन ये जो पूरा वो है ये क्या होती है, वर्ग समतलीय होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपना, कि इसमें लिखना है IUPAC नेम। एंड देन आई थिंक ये ऑप्शो बनते होंगे आपसे, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ लोग के नहीं लिखे होंगे तो मैं वो बता देता हूँ। ओके, इसका गाइज अपन लोग यहीं पर लिख देते हैं जैसे। ठीक है, मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूँ। इसका होता है कि एक सेकेंड, ये होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, ये सही से बना देते हैं। ठीक है, पोटेशियम, एंड देन टेट्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा टेट्रा, ये K2, तो पोटेशियम पहले, सबसे पहले ब्रैकेट के इस तरफ वाला देखेंगे तो क्या होगा पोटेशियम। फिर इसके बाद ये कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्रा। फिर उसके बाद OH, फिर इसका क्या हो जाएगा हाइड्रो। फिर ये Zn देखेंगे तो जिंकेट। ठीक है, हाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, इतना लाइन अजीब सी खिंच गई। ठीक है, इसका ये दो नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं AgNH3 एंड देन होल ट्वाइस 2। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक टाइप का लग रहा है, क्योंकि ये AgNH3 है। ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर Cl आना चाहिए था। आई थिंक होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब Cl आता तो अपना डाई है ना, ऐसा कुछ बन जाता कि समथिंग डाइमेथिल क्लोराइड बन जाता है ये। एंड देन ये फर्स्ट उससे होता ये। यहाँ पर यार मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में, आप लोग चेक करके एंड कमेंट्स में बता देना। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अपन को Cl अगर आता तो ये क्वेश्चन आई थिंक जहाँ तक सही होता है ना। आप बाकी कमेंट्स में बता देना,
बाकी क्योंकि इस बार काफ़ी मिसप्रिंटिंग हो रही है, वो मुझे भी पता है, काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंटिंग हो रही है इस बार के पेपरों में, ठीक है। क्योंकि अब देखना संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व कहाँ दे दिया था, फिजिक्स के पेपर में दे दिया था, पता नहीं क्या ही चीज़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, गिव एग्जांपल। ओके गाइस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे में दिया जाएगा EAN, तो वो EAN अपन को नहीं लिखा दिया जाएगा, अपन को यहाँ पर बताना होगा कि आपको प्रभावी परमाणु देख के समझ जाना है कि इसमें पूछा क्या गया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विक लवण तथा संकुल लवण में दो अंतर लिखिए। कई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। तो द्विक लवण में क्या होता है, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। कैसे ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, और ये ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में भी होते हैं और ठोस में भी होते हैं, ठीक है। इसमें जल में आयनित हो जाते हैं, ये जो द्विक लवण होते हैं ना वो जल में आयनित हो जाते हैं, और जो संकुल लवण होते हैं जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ठीक है। ये द्विक लवण आयनित बंध बनाते हैं और संकुल लवण उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण हो जाएगा K2SO4Al2SO4 एंड 2,4H2O, इसका हो जाएगा K2ZnO4H, जो अपना IUPAC नेम था, है ना, ये था अपना IUPAC नेम, वही चीज़ इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर देख लेते हैं। ओके गाइज, ये रहा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि फिनोल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का होता है क्योंकि वह वायु में ऑक्सीजन के ऑक्सीकृत होकर क्यूनोन बनाता है। एंड देन ये अपना आंसर रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन एज इट इज़, अब अगर आपने ये लिख दिया आंसर तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। देन अपन लोगों को एक सेकंड, क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं था ना, कि शुद्ध फिनॉल पर रंगहीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात यह पीले रंग का हो जाता है, तो देन ये उसका आंसर था, ठीक है गाइस। आपने आंसर देख लिया एंड देन अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन वी चेंज इन द फॉलोइंग, निम्न को परिवर्तित कीजिए, मिथेनॉल से एथेनॉल और एथेनॉल से मेथेनॉल। ओके चलो गाइस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि है एथेनॉल से मेथेनॉल में कैसे परिवर्तित करता है। तो यहाँ से आपको जाना है एंड देन ऐसे करके ये आंसर अपना खत्म हो जाता है एंड देन सेम प्रोसेस आती है एथेनॉल से मेथेनॉल या मेथेनॉल से एथेनॉल। आपको डायरेक्शन ही चेंज करनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सेम चीज़ है कि आपको 2 नंबर फ्री मिल रहे हैं। वैसे आई सजेस्ट कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन ही करो तो इट्स कैन बी बेटर फॉर यू, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा माइंड दिमाग लगेगा, है ना। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। जब अपन लोग अंडे को उबालते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं वो अंडे को उबालने पर उसमें जो उपस्थित जल रहता है, ठीक है, वो चला कहाँ जाता है। एंड देन नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक विदाउट उसके ही बन जाएगा, है ना। तो गाइज ये रहा आंसर कि जब अंडे को अपन लोग उबालते हैं तो अंडे को उबालने पर अंडे में अवशोषित प्रोटीनों का पहले वृत्तीकरण और फिर स्कंदन हो जाता है। इन एकांदित प्रोटीनों द्वारा जल अवशोषित या अधिशोषित हो जाता है, इसी को कहते हैं, मतलब इसी वजह से अंडे को उबालने पर उसमें जो जल रहता है वो अवशोषित हो जाता है, ठीक है गाइज। चलो ये भी हो गया अपना है। और तो गाइज ये रहा इसका आंसर कि अंडे को उबालने पर अंडों में उपस्थित प्रोटीनों का पहले वृत्तीकरण और फिर स्कंदन हो जाता है। इस एकांदित प्रोटीनों द्वारा जल अवशोषित या अविशोषित हो जाता है। तो गाइज ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, पता नहीं वीडियो पॉज हो गया था तो उस वजह से दोबारा से रिपीट हो गया हो, शायद, पक्का नहीं पता लेकिन शायद हो गया हो। प्रोटीनों का वृत्तीकरण क्या है गाइज, प्रोटीनों का वृत्तीकरण क्या है, तो इसका आंसर आपका ये रहा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर रहा कि प्रोटीन का वृत्तीकरण, ये रहा था ना, प्रोटीन का वृत्तीकरण क्या है। तो प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होते हैं। तो प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत और स्कंदित होकर अविलीय हो जाते हैं। गाइस क्या हो जाते हैं, अविलीय हो जाते हैं। एंड देन ये इसका आंसर हो गया। गाइस इसके और आंसर्स मतलब काफ़ी बड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट अभी बना दें क्योंकि ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड देन आप लोग ये क्वेश्चंस देख सकते हो कि मोलर ये सब आपके लिखे ही होंगे, DNA RNA, है ना, 2 ग्राम NaOH, क्वेश्चन बैंक के आपके चैप्टर 2 में मिल जाएगा। संचारण भी आपको उधर भी चैप्टर 9 में मिल जाएगा, आई थिंक चैप्टर 8 या 9 में। ओके, D&F ब्लॉक भी आपको चैप्टर 8 में मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चंस नॉर्मल हैं,
ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक ये भी आपके वहीं पर करा दिए जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।